नमस्कार। मैं हिमांशु बयानी, आप देख रहे हैं द हिमांशु बयानी शो ऑन द पब्लिक इंडिया। बाजारों का क्या हाल है? तो बाजार आज मतलब थोड़ा एक लाइव रियल टाइम देख लेते हैं जब बात कर रहे हैं तो बाजार आज गुरुवार मतलब आज गुरुवार को क्या संभावनाएं है? तो कल का जो बंद रहा निफ्टी और सेंसेक्स का, उसके मुताबिक तो सेंसेक्स और निफ्टी जो है उसमें कहीं ना कहीं हमको बढ़त देखने को मिली बुधवार के दिन, करीबन 1% के आसपास की। और इसके चलते जो हाल हमको देखने को मिला दुनिया भर के बाजारों से, जो एक पॉजिटिविटी का माहौल है, उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, वो सब चीजें यहाँ कहीं ना कहीं नजर आती हुई दिखी हमें कि सेंसेक्स और निफ्टी इसलिए बुधवार के दिन पॉजिटिव रहे और आज गुरुवार को भी मतलब पॉजिटिव रहने की संभावना। हालांकि इतने कोई बड़े फैक्टर्स है नहीं, सिवाय एफआईआई, थोड़ा एआई और जो टेक ड्रिवन स्टॉक्स की जो रैली है वेस्टर्न मार्केट में, उसके चलते एफआईआई थोड़ा अपना खेला खेल रहा है। बाकी उसके अलावा भारतीय बाजार जो है वो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स पे थोड़ा निर्भर है कि क्वार्टर टू कैसा रिजल्ट्स आएगा। और इसके अलावा जो क्वार्टर टू में जो फेस्टिव सीजन किक ऑफ हो जाएगी, उसका जो बिलिंग होगा या उसका जो रेवेन्यूज जनरेट होगा, उसको लेके एक बड़ा मदार है। मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के कुछ अच्छे आसार दिख रहे हैं। हालांकि एक पॉइंट है जहां पे कि जो 60 दिन का यूएस ईरान का जो हनीमून पीरियड है, उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इजराइल क्या करेगा, ये एक संभावना है। तेल के दाम टूट रहे हैं, रुपया स्टेबल हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी भी कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, सोना और चांदी भी स्टेबिलिटी की तरफ है। तो इन सब पहलुओं को देखते हुए फिलहाल तो क्वार्टर दो अच्छा लग रहा है। लेकिन मॉनसून की जो परिस्थिति है और उसके साथ साथ ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन और वेदर ड्रिवन इन्फ्लेशन, ये क्वार्टर टू में अगर फेस्टिव डिमांड को कहीं ना कहीं डेंट करता है तो इसका इम्पैक्ट हमको क्वार्टर थ्री में देखने को मिलेगा। तो आइए नजर करते हैं दुनिया भर के इंडाइसिस के ऊपर। मैं चाहूंगा कि आप दुनिया भर के इंडाइसिस का जो मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो खोल दे, ताकि हमको पता चले कि दुनिया भर के इंडाइसिस में आज क्या हो रहा है, आज किस दिशा में मतलब काम हुआ और कैसे ये सब चल रहा है। तो आइए नजर करते हैं। शुरू करते हैं। मतलब जो पैक है अमेरिकन पैक, वो नेगेटिविटी की तरफ था, चाहे SP 500 हो, यूएस कंपोजिट हो, डीजेआई हो, या फिर नास्डेक का जो इंडाइस हो, सब मतलब थोड़ा नेगेटिव की तरफ रुख किए हैं। दूसरी तरफ अगर हम TSX भी देखें, मतलब टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, तो वो भी नेगेटिविटी की तरफ है। यूरोपियन स्टॉक्स भी बहुत सारे नेगेटिविटी की तरफ है, सिवाय कि CAC 40 इंडेक्स प्लस में था। और इसके अलावा कॉस्पी पॉजिटिव रहा है, कोरिया कंपोजिट, SSE कंपोजिट भी पॉजिटिव रहा है, शेंजन पॉजिटिव रहा है, S&P ASX भी पॉजिटिव रहा है। जबकि निफ्टी और बिल्कुल निफ्टी और जो हमारा जो सेंसेक्स है वो तो 1% पॉजिटिविटी में था ही। उसके अलावा अगर हम देखने जाए तो इंडोनेशिया थोड़ा नेगेटिव रहा है। और तवाडुल अगर देखें तो वो पॉजिटिव रहा है, बोवेस्पा भी पॉजिटिव रहा है, लेटिन अमेरिकन मार्केट्स। मेरवाल जो है मेक्सिको का, वो थोड़ा नेगेटिव रहा है। और इसके अलावा दूसरे जो इंडाइसिस है यूरोप के, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच मतलब झूलते रहे। तो एक मिक्स था, यूएस एंड यूरोप थोड़ा नेगेटिव था, एशिया पॉजिटिव था। कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट और यूरेशियन जो है वो भी मतलब XU जो है, मतलब टर्किश मार्केट जो है, वो भी थोड़ा नेगेटिव था। तो एशियन पैक पॉजिटिव रहा है, एशियन साउथ पैसिफिक पैक पॉजिटिव रहा है, और यूरोप और यूएस जो है नेगेटिव रहा है। तो इसके जो मुख्य कारण है उसके ऊपर चले जाते हैं, उसका हम दूसरा स्लाइड देखेंगे, इसके मुख्य कारण क्या रहे हैं। तो रिव्यू अगर हम करें मंगलवार का, मतलब जो बुधवार का जो परफॉर्मेंस था, दूसरी स्लाइड की तरफ आप ले लेंगे तो उसमें जो कारण है वो दिखाएंगे कि रिव्यू परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो टेक सेल ऑफ था, रेट वरीज थे, इंटेल AMD वगैरह के शेयर्स टूटे हुए थे। और हाई मतलब अब जो जो हो रहा है खिलाड़ियों का, वो बॉन्ड मार्केट की तरफ हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फेड ने अपनी जो कमेंट्री दी है। मैं चाहूंगा कि आप दूसरे स्लाइड की तरफ चले जाए, ये पहला स्लाइड आप है, तो दूसरे स्लाइड में आप देखेंगे तो 10 ईयर्स यील्ड की बात है, तो मतलब बॉन्ड के मार्केट की तरफ खिलाड़ी जा चुके हैं। AI स्पेंडिंग का भी कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिलहाल बरकरार है, और ग्लोबल ग्रोथ के जो सिग्नल्स है वो टूटे हुए हैं कहीं ना कहीं। इंडिया की हालांकि एक रिबाउंड स्टोरी है, तो सॉफ्टिंग क्रूड प्राइसेस की वजह से इंडिया का जो कंज्यूम स्टोरी है वापस मतलब धीरे धीरे गियर कर रहा है, ऐसी बात है। तो ये मुख्य कारण थे दुनिया भर के जो इंडाइसिस में जो समस्याएं हुई। मतलब एशिया हेवीली पॉपुलेटेड एक कॉन्टिनेंट होने की वजह से वहां पे अगर तेल के दाम घटते तो कंजम्पशन स्टोरी पिकअप होती है, इसलिए एशियन इंडाइसिस जो थे
वो हमको पॉजिटिव देखने को मिले। प्रीव्यू अगर हम आज की बात करें तो आज दुनिया भर के इंडेक्सेस में क्या हो सकता है, तो टेक वोलेटिलिटी वैसी की वैसी है, अर्निंग वॉच के ऊपर नजर है, ब्रोकरेजेस की और एनालिस्ट की, माइक्रो इकोनॉमिक डेटा असेसमेंट्स की तरफ ध्यान है उनका, रेट ट्रेजेक्टरी पॉलिसीज, खास करके यूएस फेड की जो कमेंट्री रही है रेट बढ़ाने की, तो उसके तरफ बॉन्ड मार्केट में कैसा, फंड मार्केट में कैसा झुकाव रहता है निवेशकों का, उसके तरफ नजर है। और बाकी जियोपॉलिटिकल विजिलेंस तो है ही है, मतलब पीसफुल मैरीटाइम सॉल्यूशन कैसे निकलता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह से, और रीजनल डाइवर्जेंस हमको देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरीज जो है वो उसमें यूरोप जो आ रहा है, एशिया मिड में है, और यूएस जो है वो थोड़ा लो पे जा रहा है, लेगिंग रीजन्स भी है बहुत सारे। तो ये महत्व की बात है खास करके पूरे दुनिया भर के इंडाइसिस को लेके। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 3 के ऊपर चले जाए तो थीम जो है वो क्या है, ग्लोबल मार्केट जो है टर्बुलेंस के तौर से पसार हो रही है। टर्बुलेंस मतलब जैसे आप हवाई जहाज में जाते और एक झटके आते हैं तो कैप्टन भी बोलते हैं कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप टर्बुलेंस फेस करने वाले हैं। तो एक पूरा टर्बुलेंस वाला माहौल है। मीडियर रियलिटी चेक भी है जिसमें ग्लोबल इंडाइसेस फ्रैक्चर्ड है, डिक्लाइनिंग मार्केट्स एक तरफ से, लैगिंग रीजन्स के डेटा भी आ रहे हैं, यूरोपियन साइकिल जो है वो स्लगिश है थोड़ी ग्रोथ पे। बाकी इंडिया रिजिलियंट है क्योंकि तेल के दाम कम है, रुपया स्टेबल हो रहा है, और बैंकिंग हैवीवेट्स जिस तरीके से काम आ रहा है, मतलब जो कंजम्पशन स्टोरी है इंडिया की वैसी है, तो उसके चलते पैसा लग रहा है स्टॉक मार्केट में। तो इंडिया थोड़ा रिजिलियंट स्टोरी है इस क्वार्टर 2 के लिए। कमोडिटी एंड क्रिप्टो कॉन्ट्रेक्ट में अगर हम देखें तो कमोडिटीज में ज्यादातर जियोपॉलिटिकल एंजाइटी है, मैरीटाइम फ्लो जो है कॉमर्स का वो किस दिशा में जाएगा, प्राइसेस खास करके शिपिंग स्टेबिलिटी की भी बात आ रही है, और ऑयल प्राइसेस भी स्टेबल होने के आसार है। डिजिटल एसेट्स कहीं ना कहीं मतलब अभी थोड़ा क्वांटम रिस्क तो है, क्वांटम रिस्क के कंसर्न्स है, लेकिन फिर भी डिजिटल करेंसी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। और सिस्टमैटिक जो सिक्योरिटी है, मतलब उसमें जो फियर, वोलेटिलिटी का जो फियर है खास करके डिजिटल करेंसीज में, क्योंकि जियोपॉलिटिकली ये बहुत सारा बेस्ड है, तो उसमें क्या वोलेटिलिटी आ सकती है उसके ऊपर एक निवेशकों की नजर है। ब्रोकरेजेस की स्ट्रैटेजी अगर हम देखें तो स्ट्रैटेजी पास ज्यादातर यूटिलिटीज, एफएमसीजी और हाई बीटा टेक कंपनीज पे जो इंक्लिनेशन है उसको लेके कहीं ना कहीं मतलब ग्रोथ कंसर्न्स है। और रिकमेंडेशंस में बहुत सारे स्टॉक है भारतीय शेयर बाजार में भी और दुनिया भर में। और फ्यूचर जो है एक्टिव सिक्योरिटी सिलेक्शन, फंडामेंटल रेजिलियंस कैसे रहेगा, नॉइज जो है मतलब टिकर टेप डेड है, मतलब टिकर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं है लोगों का। बात करते हैं, रुक करते हैं बिजनेस न्यूज अपडेट्स की तरफ। तो बिजनेस न्यूज अपडेट्स में क्या है, मार्केट रेजिलियंस, वही खबरें दुनिया भर में, खास करके शेयर बाजार के गलियारों में कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल एक खुशी का माहौल है। एआई ट्रांजिशन, इन्फोसिस एआई एम्पलीफाइज अपॉर्चुनिटी, चाइनीज सुपर कंप्यूटर बाय होम ग्रोन चिप्स, और चाइना ने यूएस को कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटिंग के उसमें आगे आ गए हैं। एजेंटिक मार्केटिंग है, मो एंगेज करके एक्वायर्स एमपी। तो ये एआई की इंडिया से खबरें हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोग्रेस, जॉब्स एंड सिक्योरिटी, जॉब डिसरप्शन है, ओरेकल ने वर्कफोर्स श्रिंक की है। भारत में 3.5 लाख नौकरियों की बात आ रही है एआई को लेके। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रीच का बात बिल्कुल आ गया, एप्पल और टेस्ला की सीक्रेट्स भी लीक हो गई है। तो ये मतलब साइबर सिक्योरिटी का जो कंसर्न है उसको लेके बात है। इंडियाज इमरजेंस एंड पॉलिसी, होम ग्रोन इनोवेशन, 19 ईयर ओल्ड बिल्ड 1 करोड़ एआई बिजनेस, 19 साल के एक लड़के ने 1 करोड़ का एआई बिजनेस खड़ा कर दिया है। सेबी यूनिफाइड एडवर्टाइजिंग कोड, पॉलिसी एंड कैपिटल में फेयरफैक्स इंडिया बॉन्ड परचेस की खबरों को लेके बहुत सारा हंगामा है, और सेबी ने जो यूनिफाइड एडवर्टाइजिंग कोड को लेके जो बात की है उसको लेके चर्चा है। तो ज्यादातर मोटे मोटे तौर पे पॉलिसी लेवल की बातें, एआई की बातें है, सिक्योरिटी एंड जॉब्स की बातें है, मार्केट किस तरीके से घूम रहा है उसको लेके बातें। तो यही सब बातें भारतीय शेयर बाजार में। आगे चलते हैं, रुख करते हैं कौन से फैक्टर्स, मतलब जो शेयर बाजार बुधवार के दिन जो रहा और आज क्या रह सकता है, मतलब रिव्यू एंड प्रीव्यू, आउटलुक क्या रह सकता है, परफॉर्मेंस क्या था। तो परफॉर्मेंस बिल्कुल बुधवार के दिन अच्छा था। बुधवार का जो परफॉर्मेंस था उसको लेके जो बातें आई, तो उसमें ज्यादातर हमने देखा कि कमोडिटी के प्राइस स्टेबल हो रहे हैं, $77 प्रति बैरल। तो बजट में जो हमने प्रोविजन रखा है वो 65 से 75 के बीच का रखा है। तो 77 मतलब $2 अप है, तो ये बजट से $2 ज्यादा है, ज्यादा नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर की जो बात है वहां पे थोड़ी अभी मतलब स्ट्रेंथ हो रहे हैं प्राइसेस, फेस्टिव डिमांड भी निकलेगी बिल्कुल। और यूएसडी आईएनआर के भी थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, लेकिन रुपी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। डिजिटल एसेट्स में थोड़ा हाइटेंड वोलेटिलिटी, मतलब पॉलिसी प्रेशर है, क्वांटम रिस्क पे कंसर्न्स भी है। तो यहाँ पे भी डिजिटल एसेट्स भी मतलब थोड़े बहुत डिजिटल करेंसीज है, क्रिप्टो करेंसीज है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। प्रीव्यू की अगर हम बात करते हैं, प्रीव्यू में ज्यादातर
क्या है कॉशियसली आपको ऑप्टिमिस्टिक ट्रैक ग्लोबल क्यूज, फोकस ऑन मिड कैप्स, डोमेस्टिक पॉलिसी टेलविंड्स, टेक वॉलेटिलिटी एज अ कैप। तो इन फैक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान रखता है। क्रूड और नेचुरल गैस के जो दाम है वो थोड़े बैरिश और न्यूट्रल आउटलुक की तरफ जा रहा है। मेरी टाइम स्टेबिलिटी भी उसमें बड़ा मतलब हिस्सा प्ले कर रही है, तो वो डिसरप्शन रिस्क नहीं है फिलहाल। तो इसके चलते कमोडिटी बाजार भी थोड़ा मतलब नर्म पड़ने की संभावना है। गोल्ड एंड सिल्वर रेंज बाउंड रहने की संभावना है। यूएस ट्रेजरी यील्ड मतलब एक डिपेंडेंट है, उसमें अगर मान लीजिए बॉन्ड मार्केट में या फंड मार्केट में खिलाड़ी चले जाता है तो बिल्कुल गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़े दाम टूटेंगे, लेकिन फेस्टिव डिमांड की वजह से आने वाले दिनों में वो दाम स्टेबल भी रह सकते हैं। यूएस मतलब यूएसडी आईएनआर की अगर हम बात करें तो ट्रेड विद नेगेटिव बायस, मॉनिटर आरबीआई इंटरवेंशन, डॉलर स्ट्रेंथ कंटिन्यूज। मतलब डॉलर की रैली अभी फिलहाल कंटिन्यू है, लेकिन रुपया कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि तेल के दाम गिर रहे हैं। डिजिटल एसेट्स में भी यही बात है, रिमेन इन वेट एंड वॉच सी, मतलब वेट एंड वॉच में बैठे, थोड़ा जल्दी ना करे, जल्दबाजी ना करे। अवेट अ क्लैरिटी ऑन पोस्ट क्वांटम स्ट्रैटेजीज और खास करके पॉलिसी लेवल पे क्या डिसीजंस आते हैं उसके ऊपर भी आपको नजर बनाए रखनी पड़ेगी। और निफ्टी जो है रेंज बाउंड 24,000 के आसपास या उसके मतलब इर्द गिर्द घूमने की संभावना है। मार्केट्स फ्लैट ट्रेड करेंगे, ना ही बहुत ऊपर जाएंगे ना ही बहुत नीचे आएंगे, मतलब के शेप रिकवरी नहीं होगी। एक जो आपका मतलब जो हार्ट में जो वो ग्राफ लेते हैं वो वैसा ग्राफ आएगा, ना बहुत ऊपर जाएगा ना बहुत नीचे, एक स्टेबल ग्राफ आएगा। ईसीजी जो बोलते हैं ना, इकोकार्डियोग्राम, तो इकोकार्डियोग्राम जैसा मार्केट रहने की संभावना है। वैसे भी मार्केट इकोकार्डियोग्राम की मार्केट को जरूरत है, क्योंकि ये मार्केट क्या झटका कब देगा ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल भारत में तो एक स्टेबिलिटी के आसार दिख रहे हैं। तो वेट एंड वॉच कीजिए। आगे चलते हैं, ब्रोकरेजेस किसके ऊपर अपनी नजर जमा के बैठे, तो ब्रोकरेजेस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसका जो ओवरव्यू है, मतलब डिफेंसिव पोजीशन है, रेगुलेटेड रेवेन्यूज, डोमेस्टिक डिमांड, यूटिलिटीज, एफएमसीजी पे उनका फोकस है। मतलब आज की अगर हम उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, एक्टिव सिक्योरिटी सिलेक्शन, बॉटम अप स्टॉक्स प्रायोरिटाइजेशन, नॉट ब्रॉड इंडेक्स, एक्टिव बॉटम अप सिलेक्शन है, मतलब जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसके ऊपर उनकी नजर है। एआई एक्सपोजर, कॉशन ऑन द नियर टर्म स्पेंड, फेवर हाइपरस्केलर्स एंड डोमेस्टिक रेजिलियंस, एआई हाइपरस्केलर्स एंड रेजिलियंस उसके ऊपर भी उनकी नजर है कि टेक ड्रिवन स्टॉक्स जो है उसमें भी एआई के ऊपर कितना किसका स्पेंडिंग है, किस दिशा में ये जा रहा है। तो टेक सेक्टर में एआई ड्रिवन जो हाइपरस्केलर्स है उनके ऊपर ब्रोकरेजेस की नजर है। की कंसिडरेशन अगर हम देखने जाए तो वोलेटिलिटी मैनेजमेंट है, सिंपैथेटिक ऑन बैंक निफ्टी एक्सपायरी एंड ग्लोबल क्यूज, वॉच फर्स्ट एंड फाइनल आवर्स, मतलब पहला खुलता बाजार और आखिरी जो एक घंटा है उसमें आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। ये ब्रोकरेजेस का कहना है। ब्रोकरेजेस इस दिशा में अपनी स्ट्रैटेजी आज गुरुवार के दिन बना के बैठे हैं। टेक्निकल लेवल्स जो है, निफ्टी का टेक्निकल पिवोट जो है, फाइनेंशियल पिवोट एट 28,500 अबव इज कंस्ट्रक्टिव ऐसा लग रहा है उनको, लेकिन निफ्टी का फाइनेंशियल पिवोट 28,500 कब पहुंचेगा ये थोड़ा कहना फिलहाल थोड़ा बहुत जल्दबाजी होगी। ग्लोबल कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ग्लोबल कंटेक्स्ट में ब्रेक थ्रू इन ईरान यूएस नेगोशिएशंस में बूस्ट, साइक्लिकल ब्रेकडाउन, रिवाइविंग रिस्क ऑफ ईरान यूएस डील है जो रिस्क ऑन ऑफ हो रहा है, तो उसके ऊपर नजर जमा के बैठे ब्रोकरेजेस। और क्या रिकमेंडेशन है, खास करके भारत में क्या रिकमेंडेशन है, सिप्ला के ऊपर बाई का कॉल है, एक्सिस बैंक के ऊपर बाई का कॉल है, डीमार्ट के ऊपर बाई का कॉल है, पावर ग्रिड के ऊपर बाई का कॉल है, हीरो मोटोकॉप के ऊपर बाई का कॉल है, डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर बाई का कॉल है, पिडिलाइट के ऊपर बाई का कॉल है, कोटक बैंक के ऊपर बाई का कॉल है और टेक महिंद्रा के ऊपर बाई का कॉल है। तो ये सब स्टॉक्स अगर हम ज्यादातर देखें तो मिक्स ऑफ फार्मा, बैंकिंग, कंज्यूमर, यूटिलिटीज, ये सब है। अगर हम देखने जाए ज्यादा मोटे मोटे तौर पे ऑटो कहीं ना कहीं, तो ये सब मिक्स जो है, जो मतलब डिफेंसिव सेक्टर्स जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर ब्रोकरेजेस जो है वो बाई का कॉल देके बैठे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे आज अगर हम देखने जाए तो यही बात है। तो एक डिस्क्लेमर हम बिल्कुल दे दें कि मार्केट जो इन्वेस्टमेंट्स है, दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट के डॉक्यूमेंट्स निवेश करने से पहले बिल्कुल केयरफुली आप स्टडी कर लीजिएगा, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है। अपने जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनको भी कंसल्ट कर लीजिएगा। ये जो डेटा हम लेके आ रहे हैं एआई के जरिए क्रिएट करते हैं, तो उसके फिगर्स वगैरह भी आप रीवेरीफाई कर लीजिए अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है, उसके बाद आपकी निवेश की नीति आप बनाइएगा, नो डाउट अबाउट दैट। एंड ऐसे प्रोग्राम्स के लिए बिल्कुल द पब्लिक इंडिया पे, ऐसे शोज के लिए द हिमांशु बानी शो, दूसरे शोज के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। कंस्ट्रक्टिव सुझाव है तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम ये शो कैसे इंप्रूव कर सके। और बाकी आपका दिन शुभ रहे, स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। धन्यवाद हमें सुनने के लिए, थैंक यू।